हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी रिवीजन वर्क चल रहा है। आज हम करेंगे रिवीजन हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है नेताजी का चश्मा। तो जैसा कि कहानी हमने पढ़ी हुई है कि इसमें नेताजी किसकी बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है और उनके चश्मे की बात हो रही है, जो कि ये कहानी पूरी घूमती है एक मूर्ति के इर्द गिर्द, ठीक है, जिस पे एक चश्मा लगा होता है, जो कि हमेशा हर दिन उसका फ्रेम जो है वो बदलता रहता है। तो आइए इसकी क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहली पंक्ति है, हौलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में उस कस्बे में गुजरना पड़ता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी। तो कस्बा कुछ खास बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक ही बाजार था, एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था वहाँ पे, और एक ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। ठीक है, छोटा सा ही कस्बा था वो। अगला प्रश्न है, नगर पालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी, स्पष्ट कीजिए। तो कस्बे में एक नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिया, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, और कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो करते रहते थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई और उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया। तो उस बस्ती की नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने मूर्ति को बस्ती के चौराहे में लगवाया। कहाँ लगवाई? बस्ती के चौराहे में। मूर्ति को बनाने का काम किसको सौंपा गया? मोतीलाल को सौंपा गया, क्योंकि वही एकमात्र ड्राइंग मास्टर था बस्ती में, और उसने 1 महीने में मूर्ति बनाने के काम को पूरा करने का वादा किया था। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी? मूर्ति में किस चीज़ की कमी थी? तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी। उनकी टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट की ऊंचाई थी उस मूर्ति की, जो बहुत ही सुंदर थी। नेताजी सुंदर के साथ साथ कुछ मासूम और कमसिन भी लग रहे थे। वह एक फौजी वर्दी में थे। नेताजी की मूर्ति में एक ही चीज़ की कमी थी, उनका चश्मा, जो संगमरमर का नहीं था। अगली पंक्ति है, क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है? हौलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो प्रश्न है कि पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या बताया। तो पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में ये बताया कि उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति है वो बुरी लगती है, बहुत आहत करती है, कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अगला प्रश्न है, पान वाले की बात सुनकर भी हौलदार साहब को कौन सी बात अभी भी समझ में नहीं आई। तो बच्चों, उनको कौन सी बात समझ में नहीं आई थी? कि पान वाले की बात सुनकर भी हौलदार साहब को ये बात समझ में नहीं आई कि जो चश्मे वाला है वो चश्मा क्यों चेंज कर देता है, तथा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अगला प्रश्न है कि पान वाले ने हौलदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया। उसका उत्तर उसके लिए और हौलदार साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था। तो जब हौलदार साहब पान वाले से नेताजी के ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछे, तब पान वाले ने ये उत्तर दिया कि मास्टर बनाना भूल गया था। यह बात पान वाले के लिए मज़ेदार थी, लेकिन हौलदार साहब के लिए चकित तथा द्रवित करने वाली थी। अतः दोनों के लिए यह बात अलग अलग थी। ठीक है, दोनों एक ही बात के, दोनों के अंदर जो भाव थे वो अलग अलग थे। जो पान वाला था उसके लिए मनोरंजन मज़ेदार था, और जो कैप्टन नहीं, जो हौलदार साहब थे, उनके लिए वो एक द्रव्यता चकित करने वाली घटना थी। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हौलदार साहब के मन में किस प्रकार के भाव जागृत हुए। तो मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हौलदार साहब ने ये सोचा कि ज़रूर मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ये तय नहीं कर पाए, ठीक है, ये तय ही नहीं कर पाए होंगे कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। ये कोशिश की भी होगी तो असफल रहा होगा, और नहीं तो कुछ बारीकी करने के चक्कर में असफल हो गया होगा, यानी कि उनका चश्मा टूट गया होगा। ठीक है, अगला भाग है, नहीं साहब,
वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल, वह देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। तो प्रश्न है कि हौलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों। तो हौलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह उपहास उड़ाने वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे खुद ही देश के लिए काम करते थे तथा एक देशभक्त थे, और इसीलिए जब पान वाले ने चश्मे वाले के लिए लंगड़ा शब्द का प्रयोग कर उसका उपहास किया, उड़ाया, तब उपहास यानी कि मजाक उड़ाया, तब हौलदार साहब को बुरा लगा। अगला प्रश्न है, सेनानी ना होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था, सोच कर लिखिए। तो सेनानी ना होने पर भी क्या कारण हो सकता है बच्चों इसका। तो कारण ये भी हो सकता है कि चश्मे वाले को कैप्टन इसीलिए कहा जाता था क्योंकि हो सकता है कैप्टन उसका वास्तविक नाम हो, ठीक है, उसका नाम ही कैप्टन रखा गया हो, और या फिर नेताजी के प्रति देशभक्ति की भावना को देखकर लोग ही उसे कैप्टन बुलाने लगे हों, हो सकता है ना। अगला प्रश्न है, चश्मे वाले को देखकर हौलदार साहब अवाक क्यों रह गए, चश्मे वाले का परिचय दीजिए। तो चश्मे वाले को देखकर हौलदार साहब इसीलिए अवाक रह गए, अवाक यानी कि एक किस्म से हक्के बक्के, जब हमें कोई ऐसी बात पता चले जो हमारा मतलब हम एकदम से चकित रह जाते हैं, अरे ये क्या बात है ना। तो उस तरह से अवाक रह गए क्योंकि वह बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा था, आंखों पर हमेशा चंद्र बिंदु आएगी, ठीक है, और गांधी पर भी। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूक सी थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अगला प्रश्न है, हौलदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे, पान वाले ने उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो हौलदार साहब पान वाले से ये पूछना चाहते थे कि चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता है, क्या वह उसका वास्तविक नाम है। लेकिन जो पान वाला था वो इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं था। अगला भाग है, बार बार सोचते क्या होगा उस काम का, कौम का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवान जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो उपयुक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए कि ये कथन क्यों लिखा गया है। तो उपयुक्त कथन में लेखक एक देशभक्त की ओर संकेत कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि क्या होगा उस देश का जिसके निवासी एक देशभक्त का मजाक उड़ाकर उसका तिरस्कार करते हैं। उनका कहना था कि वह व्यक्ति जो अपने देश के लिए अपनी सारी घर गृहस्थी, जवान जिंदगी तथा अपने सारे अरमानों को त्याग कर देश की सेवा में लग जाता है, उस पर भी देश के लोग हंसकर उनका उपहास उड़ाते हैं। ठीक है, जैसे उस कैप्टन पर जो पान वाला उसको हंसता हुआ कहता है कि पागल है, पागल, लंगड़ा है ना। उसकी देशभक्ति को नहीं देखते वो कि वो हर रोज़ मूर्ति पर चश्मा चढ़ाता है या जो भी करता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इसी बात की ओर इशारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हौलदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। तो हौलदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला एक देशभक्त इसीलिए लगा क्योंकि उससे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। अतः इसीलिए ही वह हमेशा अपनी छोटी सी दुकान उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। हमारा अंतिम प्रश्न है, 15 दिन बाद जब हौलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे। तो बच्चों, 15 दिन बाद जब हौलदार साहब कस्बे से गुजरे तो उन्होंने मन में सोचा कि वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे तथा मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, बल्कि सीधे निकल जाएंगे। इसलिए उन्होंने ड्राइवर को चौराहे पर ना रुकने और आगे बढ़ जाने को कहा। और ऐसा उन्होंने क्यों किया पता है आपको, कहानी पढ़ी है ना हमने। क्योंकि वो जो चश्मे वाला था, ठीक है, बूढ़ा आदमी था, वो मर चुका था। इसीलिए जो हौलदार साहब थे वो बहुत दुखी थे और इसलिए वो वहाँ पे चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत आहत हुए थे जब उन्होंने सुना था कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो चुकी है, और उन्हें लगता था कि अब उनके बाद मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं चढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, चौराहे पर रुकते हुए हौलदार साहब क्या देखकर भावुक हो गए और क्यों।
तो चौराहे पर रुकते हुए फिर भी जो हवलदार साहब थे वो ऐसा नहीं कर पाए, ठीक है, वो एकदम से नहीं निकल पाए, फिर भी उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रोक दी। और जब उन्होंने मूर्ति की आंखों पर बच्चे द्वारा बने सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ देखा तो वो भावुक हो गए, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले के मरने के बाद उस कस्बे में देशभक्ति की भावना अभी भी उपस्थित थी। अतः इसी कस्बे के छोटे बच्चे की देशभक्ति की भावना को देखकर उनकी आंखें जो हैं वो भर आई थी और वो उसको मूर्ति को देखकर भावुक हो गए थे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की चैप्टर की रिवीजन। चैप्टर था हमारा नेताजी का चश्मा। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आंसर्स को अच्छे से लिखने की, वर्डिंग अच्छे से, हिंदी वाली शुद्ध वर्डिंग आपने शब्द यूज़ करने हैं, प्रयोग करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।